नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको संस्कृत सॉल्यूशन चैनल पर। आज हम देखेंगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का होने वाले प्राक शास्त्री और शास्त्री परीक्षा के सिलेबस के बारे में। उम्मीद करते हैं कि इसी एंट्रेंस के लिए, इसी प्रवेश परीक्षा के लिए आप पहले से ही तैयारी कर चुके होंगे। फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स अगर छूट गए होंगे तो इस वीडियो में आपको कवर कर दिया जाएगा, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहले हम बता देते हैं इस परीक्षा के बारे में। यह परीक्षा प्राक शास्त्री के लिए 9 सितंबर को होने वाला है और शास्त्री के लिए 10 सितंबर को होने वाला है। इसमें 100 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। पहले ये रिटन टेस्ट होता था, अब ये जो कोविड-19 के चलते अब यह ऑनलाइन में होने वाला है। तो फिर दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि ये राष्ट्रीय संस्थान, ये पहले का नाम है, अभी ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गया, इसका नाम चेंज हो गया, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये उसका सिलेबस है प्राक शास्त्री और शास्त्री प्रवेश परीक्षा हेतु। तो इसमें कुछ नियम गाइडेंस दिए गए हैं, ये आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, या आप वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्राक शास्त्री और शास्त्री प्रवेश परीक्षा के लिए जो सिलेबस है उसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ प्राक शास्त्री के बारे में ये लिखा गया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पहले से ही बता रखा है कि प्राक शास्त्री और शास्त्री दोनों के लिए एक जैसे ही सिलेबस है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें क्या है ना, सिलेबस पाठ्यक्रम देखने से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको देवनागरी लिपि के बारे में संपूर्ण ज्ञान पता ही होना चाहिए, नहीं तो ये आपको नहीं हो पाएगा। तो पहले जो पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये मात्रा है, तो मात्रा वही है देवनागरी में क्या है, जो आ ई ऊ ऐसे जो मात्रा है, इसका मात्रा का व्यवहार को जानना है। फिर जो वर्गा अक्षर, जितने भी अक्षर होते हैं उसके बारे में जानना है, उसको देखना है। फिर आते हैं जो ये है अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण जितने भी हैं उनके बारे में जानना है कि क्या क्या अनुनासिक वर्ण है। उसके बाद है अनुस्वार, अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार कहाँ प्रयोग होता है कहाँ नहीं होता है, उसके बारे में जानना है। फिर विसर्ग, रेफ, संयुक्त अक्षर। अब संयुक्त अक्षर में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो जितने भी हमारे जैसे कुछ अक्षर होते हैं उसमें कैसे कैसे संयुक्त करके उसको लिखा जाए उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे प्राक शास्त्री है ना, ये एक संयुक्त अक्षर है, इसी तरह। उसके बाद हम देखेंगे ये जो काल है हमारे भूत भविष्य वर्तमान, इसके बारे में जानने के लिए इसमें जो शब्द जो क्रियापद है उसका भूत भविष्य वर्तमान में क्या क्या है, उसका रूप है, उसके बारे में जानना है। फिर आता है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में जो है कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, इसके आधार पर कैसे वाच्य परिवर्तन होता है, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य करना और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य बनाना, इसका बारे में भी आपको ज्ञान जानना पड़ेगा। उसके बाद आता है ये संख्या। संख्या में क्या है ना, तो संख्या जो संस्कृत में संख्या का उच्चारण कैसा होता है, संस्कृत में उस संख्या को क्या बोला जाता है उसके बारे में ज्ञान उसको जानना पड़ेगा। उसके बाद सर्वनाम, सर्वनाम का प्रयोग उसके बाद देखना पड़ेगा। फिर श्लोकान स्फूर्ति, श्लोकान स्फूर्ति में क्या है ना, कुछ प्रसिद्ध श्लोक लिया जाता है, तो उस श्लोक का संपूर्ण रूप लिखा नहीं जाता है, तो मतलब उसका संपूर्ण श्लोक लिखा नहीं गया होता, उसमें डैश दिया जाएगा, तो उसी डैश में उस श्लोक का संपूर्ण आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये है श्लोकान स्फूर्ति, श्लोकों के अंश का पूर्ति करना है। फिर आता है संस्कृत के जो ग्रंथकार हैं, जितने भी संस्कृत में जितने भी ग्रंथ हैं उनका जो रचयिता है उनके बारे में जानना है। जैसे कि संस्कृत ग्रंथ उदाहरण से मान लो कि जैसे रामायण है, उनका ग्रंथकार कौन है, महर्षि वाल्मीकि। उसी तरह रघुवंश है, रघुवंश का कालिदास है, इसी तरह। तो उसके ये हो गया संस्कृत ग्रंथ और उनका ग्रंथों का नाम हो गया, और उनका ग्रंथकार जितने भी थे उनका भी नाम हो गया, तो इसमें दो दो आगे। फिर आता है संस्कृत संस्था। संस्कृत संस्था जितने भी है, इतने संस्कृत के कार्य रहते हैं, जो भी संस्कृत के लिए कार्य रहते हैं। जैसे कि उदाहरण मान लो एक संस्कृत भारती है, उसी तरह इनके बारे में थोड़ा बहुत उसके ज्ञान भी जानना पड़ेगा। फिर आता है शुद्ध वाक्य विचार। शुद्ध वाक्य विचार में क्या है ना, वाक्य कुछ ऐसे अबड़ खबड़ लिखा जाएगा, मतलब गलत लिखा होगा, तो उस वाक्य को आपको यहाँ पे सही करना पड़ेगा, है कि नहीं।
तो उसके बाद आता है अव्ययी शब्द। जो अव्ययी पद है, जैसे कि उदाहरण मान लो, जैसे उच्चई, नीचई, ह्याह, स्याह, ये सारे जो अव्ययी पद हैं, इसको आपको यहाँ पे उसके बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसको आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है जितने भी है उपसर्ग। उपसर्ग में क्या क्या है, उपसर्ग में क्या है ना, जितने भी है, जैसे कि उपसर्ग आ है, अनु है कि नहीं। तो ये सारे जो शब्द हैं, इनको व्यवहार करके जो जो शब्द बना है, जो जो अर्थ बना है, उसको आपको देना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण है अनुप्रवेश है, असम्मान, अपराध, इसी तरह, ठीक है ना। अब जैसे परंपरागत जो छात्र हैं उनके लिए जो पाठ्यक्रम है उनके आधार पर है। जैसे कि परंपरागत छात्रों के लिए जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे होगा। जैसे कि संधि पहले आपको देखना पड़ेगा, संधि, ठीक है ना। तो संधि में क्या है, तो संधि जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये जो संधि है इनके बारे में आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। उसको थोड़ा संधि का रूप, प्रारूप, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा संधि का भी। जैसे कि यदि प्लस अपि, यद्यपि है, उसी तरह और बहुत सारे संधि हैं, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। उसी तरह है आता है समास। समास में भी बहुत सारे समास हैं, जैसे तत्पुरुष, बहुब्रीहि की, द्वंद्व समास, अव्ययीभावी समास, इस ऐसे समास के बारे में आपको अध्ययन भी करना पड़ेगा। उसके बाद आता है लिंग। जो लिंग आता है क्या है ना, इसमें पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना, जैसे कि कोई लिंग परिवर्तन कहा जाता है। जैसे उदाहरण मान लो पिता, पिता से माता, मूसिक, मूसिका, इसी तरह। अब आता है क्या है ना, कारक और विभक्ति। ये दो हैं, ये दो सेम ही हैं। जो जितने भी शब्द रूप होंगे आपके क्वेश्चन में, जितने शब्द रूप आएंगे, तो उसी शब्द रूप में वो उसका जो इस विभक्ति में इसका ये रूप है, इस विभक्ति में ये रूप है, ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे। कारक विभक्ति के ऊपर ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलते रहते हैं। फिर आता है धातु रूप। जितने भी है धातु रूप, तो धातु रूप में क्या होता है ना, आत्मनेपदी और परस्मैपदी होते हैं। तो ये धातु रूप को आपको दोनों प्रकार के जो दोनों पद हैं उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आपको अभ्यास करिए। अब आता है प्रत्यय, है कि नहीं। तो प्रत्यय में जो है शत्रु प्रत्यय, सानच प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ऐसे जो कुछ है, इस प्रत्यय के बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर इसका बाद आता है तद्धित, बता दिया इसमें ही। तो इसमें कृदंत है, जैसे कि उदाहरण कुछ दे दें तो कृ धातु में कर्तव्यम में है, करणीयम है। तो इसी तरह उसका हर एक धातु का एक एक कृदंत रूप होता है, उसमें आपको थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा। उस तरह फिर से आ गया ये प्रसिद्ध श्लोकानुस्मृति, पहले से ही बता रखा है प्रसिद्ध श्लोकानुस्मृति में कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए और नहीं बता रहे। फिर आता है क्या है ना, विभिन्न संस्थाओं के ध्येय वाक्य। जितने भी भारत के कुछ ऐसे संस्थाएं हैं, उनके लगभग जो जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं ना, तो उसमें ध्येय वाक्य संस्कृत में लिखा जाता है। जैसे जो केंद्रीय विद्यालय है हमारे, है कि नहीं, तो KVS के जो ध्येय वाक्य है वो है तत्वम पूषण अपावृणु। उसी तरह जो न्यायालय है हमारे, न्यायालय के ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते। और उसी तरह दूरदर्शन के सत्यम शिवम सुंदरम। उसी तरह और बहुत सारे संस्था है, उसी के जो जितने भी ध्येय वाक्य हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए ज्ञान देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आता है कवि और श्रेष्ठ ग्रंथकार। जो जितने भी है ये दो एक ही साथ है, ये जो ग्रंथ संबंधी और कवि श्रेष्ठ ग्रंथकार, ठीक। तो कवि ग्रंथ श्रेष्ठ ग्रंथकार को देखने के लिए आपको क्या होना, जैसे कि मान लो उदाहरण मैं दे देता हूँ। जैसे कि कालिदास हैं हमारे, श्रेष्ठ कवि हैं संस्कृत जगत के। तो कालिदास के कुछ श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविका मित्रम, इसी तरह। तो इसमें ग्रंथ संबंधी में आपको क्या जानना पड़ेगा, जैसे कि ये जो सारे अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसमें नायक कौन है, नायिका कौन है, इसमें कब रचा गया, कि इसमें विषय में क्या लिखा गया है, ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें पूछा जाएगा। हाँ, आपको कंफ्यूज होगा कि इतने सारे जो पुस्तक हमने पढ़े नहीं, तो कैसे हमको मालूम होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं इसमें,
आपको ज़्यादा क्वेश्चन जितना अंदर की क्वेश्चन नहीं आएंगे, जितने भी फ्रंट क्वेश्चन है भाई आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आता है धातु, धातु रूप में लूट, लोट, लीट, लिंग। ये जो धातु के जितने भी लकार हैं, धातु के जो 10 लकार हैं उसमें से लोट लकार, लट लकार, लिट लकार और लिंग लकार, इसके बारे में जो जितने भी धातु रूप है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो रूप है, धातु का रूप है, इसको आपको अध्ययन करना पड़ेगा। कुछ ऐसे प्रमुख जो धातु रूप हैं उनका ही जानना पड़ेगा, जो प्रसिद्ध कुछ धातु रूप है। इतना आपको अंदर से कोई बड़ा बड़ा धातु, कोई ऐसे कष्टदायक धातु का रूप नहीं यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर आता है ये क्या, उच्चारण स्थान, दीर्घ ह्रस्व। इतने भी हमारे जो वर्ण होते हैं उनका जो उच्चारण का जो प्रथा है, जो नियम है, उसके हिसाब से उच्चारण का स्थान, जैसे दीर्घ ह्रस्व का उच्चारण है उसको देखना है। फिर आता है ये माहेश्वर सूत्र, हमारे जो चतुर्दश माहेश्वर सूत्र हैं, आयुन, ऋलिक, ऐसे, तो इसके ऊपर कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे। उसके बाद आते हैं शुद्ध वाक्य विचार। भाई पहले से ही बोल रखा है कि जो जितने कुछ वाक्य ऐसे गलत लिखा जाएगा उसको आपको करेक्ट करना है, करेक्शन करना है। उसके बाद फिर भाई वाच्य परिवर्तन, तो पहले जो बताया था जो कर्तुवाच्य कर्मवाच्य में जो परिवर्तन होगा, कर्तु से कर्म, कर्म से कर्तु, ऐसे कुछ वाच्य परिवर्तन होंगे, उसके बारे में ये लिखा गया है। उसके बाद आता है सामान्य ज्ञान आधुनिक परंपरागत छात्रों के लिए। तो ये जो है ये दोनों छात्रों के लिए अनिवार्य है, जो सामान्य ज्ञान है उसको लिखा जाएगा। तो इसमें क्या है ना, पहले आता है समसामयिक घटना। समसामयिक घटना में क्या है, जितने भी रिसेंट टॉपिक है, मतलब जितने भी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, जैसे कि उदाहरण मान लो अभी कुछ दिन पहले हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनका निधन हो गया। फिर कुछ दिन पहले जो राफेल जेट था वो आया है। अब ये चल रहा है जो कोरोना वायरस चल रहा है। इस तरह ये रिसेंट जो समसामयिक घटना है इसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आता है ये जो क्रीड़ा में जितने भी जो पुरस्कार आते हैं या फिर क्रीड़ा में जितने भी कृत्य होते हैं, जैसे कि मान लो अभी महेंद्र सिंह धोनी है क्रिकेट बारे में, तो उन्होंने क्या क्या कप जीता हुआ है कि नहीं, उसके बारे में भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ये जो हुआ था, जितने बहुत सारे जो खेल रत्न पुरस्कार मिले थे, बहुत अर्जुन पुरस्कार मिले थे, तो ये जो पुरस्कार किसको किसको मिला, क्यों की मिला, कौन सी खेल में मिले, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है क्या है ना, संस्कृत पुरस्कार, ठीक है ना। तो संस्कृत पुरस्कार में है जैसे कि कुछ संस्कृत में जैसे संस्कृत साहित्य अकादमिक पुरस्कार है और बाल साहित्य पुरस्कार है, युवा पुरस्कार है, इसमें भी संस्कृत के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी रिसेंट क्या हुआ, 2018 में रमाकांत शुक्ला जी ने इनको संस्कृत साहित्य पुरस्कार मिला था। उनका जो काव्य था मम जननी, इसके ऊपर उनको मिला था। अब नेक्स्ट आता है क्या है, ये राज्य राजधानी संबंधित प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें क्या है, जो राजधानी है जैसे कि हर एक राज्य की राजधानी है, फिर आता है हर राष्ट्र की राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी राष्ट्र हैं उनके राष्ट्र की राजधानी, उसी के बारे में प्रश्न आता है। जैसे कि मान लो अभी मध्य प्रदेश का जो राजधानी है भोपाल, उसके बारे में क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भारत देश की राजधानी कौन सी है, तो ऐसे क्वेश्चन राज्य राजधानी संबंधित क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है क्या है, संस्था अध्यक्षों का नाम। तो इसमें क्या है, संस्था अध्यक्षों का नाम है जैसे कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है, जो HRD मिनिस्टर हैं, वो कौन है, तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी हैं। तो ये जो अध्यक्ष है उनका नाम है। तो इसी तरह और बहुत सारे जितने भी संस्थाएं हैं उसके अध्यक्ष के बारे में यहाँ पे देखने को या फिर पूछने क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है जो नागरिक अधिकार के संबंधित। नागरिक अधिकार के संबंधित मतलब हमारे भारत देश में जितने भी संविधान में बहुत सारे नागरिक अधिकार हैं, लेकिन
उसके बारे में इतना क्वेश्चन नहीं आता। जो शिक्षा संबंधित क्वेश्चन है, जो अधिकार है, उसके बारे में ये क्वेश्चन आएगा। जैसे कि धारा 25 में है, धारा 25(3) में है, जैसे कि नारी और शिशुओं के लिए जो शिक्षा है वो राज्य सरकार निर्वहन करेगी, उनके लिए कैसे अच्छे से अच्छा शिक्षा मिले उसके बारे में वो प्रयास करेंगे, उसके लिए वो ध्यान देंगे इसके बारे में। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ संबंधित प्रश्न। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संबंधित प्रश्नों में मतलब संयुक्त राष्ट्र किस लिए है, किसके बारे में है, इसमें जो संघ के बारे में क्या सहायता होती है, क्या नहीं होते है, उसके बारे में ये थोड़ी बहुत क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें ज़्यादा। फिर आता है क्या है ना, महापुरुष संबंधित प्रश्न। अब महापुरुष संबंधित प्रश्न में क्या है ना, जितने हमारे जो भारत की जितने महापुरुष हैं उनके ऊपर में कुछ प्रश्न हैं कि ये महापुरुष क्या क्या है, ये इन्होंने क्या किए हैं, ऐसा ही कुछ है। उसके बाद आता है इतिहास संबंधित प्रश्न। इतिहास संबंधित प्रश्न में क्या है, जो हमारे इतिहास में, पूर्वज इतिहास में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कौन आया था कौन नहीं है, ताजमहल, बाबर, ऐसे कुछ जो स्वल्प क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसने ज़्यादा इतिहास के बारे में भी इतना नहीं पूछा सकता। फिर आता है नदी पर्वत संबंधी प्रश्न। फिर नदी पर्वत संबंधी प्रश्न में क्या है ना, नदी, जितने भी नदी हैं वो नदी कौन से राज्य में कौन सी नदी है, फिर ये जो पर्वत है कौन से राज्य में कहाँ पर्वत है, सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन आएंगे नदी और पर्वत संबंधित प्रश्न में। फिर आता है अभिरुचि आधुनिक परंपरागत छात्रों के लिए जो है। तो ये जो अभिरुचि मतलब रुचि, तो अब किस सब्जेक्ट में क्या है, कैसा है, वो रुचि करना, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देख लो, जो भाषा अभिरुचि परीक्षण में मतलब हमारे जितने भी भाषाएं हैं तो उसके लिए छात्र कैसे रुचि प्रदान करता है कि उसका रुचि उसी भाषा में कैसे आता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा या क्या करना नहीं पड़ेगा, तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें कुछ ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे चुनना पड़ेगा कि क्या है, क्या करना चाहिए। फिर आता है संस्कृत संबंधी अभिरुचि परीक्षण। फिर संस्कृत संबंधी अभिरुचि परीक्षण में क्या है, जितने भी जो संस्कृत में है, संस्कृत को कैसे लोग रुचि प्रदान करेंगे, क्या छात्र हैं ये अधिक इसको ध्यान देंगे, तो इसी संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे। ठीक, तो इसी तरह आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है संस्कृत की उपयोगिता। तो संस्कृत में जितने क्या क्या है जो जिसके लिए वो संसार को या कि कुछ को उपकार करता है, उसके बारे में कुछ प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर संस्कृत की विशेषता, संस्कृत पढ़ने से क्या होता है, क्या उसमें लाभ होता है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ प्रश्न उसमें आ सकते हैं। फिर आता है ये संस्कृत संरक्षण के उपाय, शास्त्र संरक्षण के उपाय। तो क्या होता है ना, धीरे धीरे जैसे कुछ मॉडर्निटी लाइफ आ गई है तो उसमें क्या है, जो शास्त्र हमारे हैं, शास्त्र थोड़े दिन ब दिन क्या हुआ है वो विलुप्त तो होते जाएंगे। शास्त्र को कोई ज़्यादा पढ़ते नहीं है, तो शास्त्र को कैसे संरक्षण किया जाए, तो अपने विचार के अनुसार ऐसे कुछ प्रश्न यहाँ पे भी दे सकते हैं। फिर आता है क्या है ना, फिर आता है शास्त्र अभिरुचि का मूल्यांकन। जो शास्त्र अभिरुचि का मूल्यांकन मतलब शास्त्र में कितने किसका रुचि है, क्या है उसमें, अध्ययन में क्या नहीं है, तो उसमें मूल्यांकन किया जाएगा कितने परिमाण में उसमें रुचि दिखाया जाता है। फिर आता है अंत में आता है भारत में संस्कृत की योजनाएं। तो संस्कृत विकास के लिए, संस्कृत प्रचार के लिए जितने भी जो योजनाएं भारत सरकार की रखी है उसके बारे में यहाँ पे कुछ दी जा सकती है। उसके बाद और थोड़ी सी क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे संस्कृत आयोग, जितने भी संस्कृत आयोग है, जितने संस्कृत नियम है उसके बारे में कुछ संबंधित प्रश्न यहाँ पे मिलते हैं। फिर संस्कृत प्रौद्योगिकी और संस्कृत के बारे में, संस्कृत अध्ययन अभिरुचि, संस्कृत पत्र पत्रिका, जितने भी संस्कृत के जो पत्रिकाएँ हैं उसके बारे में, ये पत्रिका कहाँ से बिलोंग करता है, कि उस पत्रिका में क्या लिखा जाता है, कब कब ये पत्रिका रिलीज होती है, उसके बारे में लिखा यहाँ पे बताया जाता है।
फिर आता है संस्कृत मनीषी में संबंधित प्रश्न। फिर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा संस्कृत अध्ययन और अध्यापन का उद्देश्य। संस्कृत पढ़ने में और पढ़ाने में क्या उसका उद्देश्य है, क्या होना चाहिए इसका उद्देश्य है, क्या लगता है आपको, क्या उद्देश्य है, आप संस्कृत को क्यों अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट करके नीचे में बताना कि संस्कृत का अध्ययन का उद्देश्य क्या है। ये अच्छी क्वेश्चन है, इस टॉपिक में अच्छे क्वेश्चन आते हैं।